फेफड़ों की जो सांस की नालियां हैं उनकी एलर्जी का नाम अस्थमा या दमा है। तो जहाँ पे भी बच्चे होंगे, अगर उनका एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर वो उनके अंदर ज़्यादा कॉज करता है। अब वो चीज़ जो मेरी सोशल वेलबींग के लिए और मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, वो मेरी दवाई नहीं, वो मेरी खुराक है। मैं रोटी क्यों खाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ? ताकि मेरी सेहत ठीक रहे। अस्सलामुअलैकुम। एफएम सेहत ज़िंदगी के स्टूडियो से प्रोग्राम डॉक्टर डायलॉग के साथ मैं हूं डॉक्टर राशिद ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब। आप पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर से, और आज हम दमा के मर्ज़ के बारे में बात करेंगे कि ये क्या मर्ज़ है, इसके अवामिल क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है और इसका इलाज और परहेज़ कैसे मुमकिन है। डॉक्टर साहब, फेफड़ों के अमराज में एज़मा एक अहम मर्ज़ है जिसे आम तौर पर हम एज़दमा या दमा भी कहते हैं। जी जी। तो ये बहुत कॉमन मर्ज़ है, बड़ों में भी बच्चों में भी। तो ये बताइए कि इसका उम्र से क्या ताल्लुक़ है, जेंडर से या सेक्स से, एटमॉस्फेयर से इसका क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली फेफड़ों की जो सांस की नालियाँ हैं उनकी एलर्जी का नाम अस्थमा या दमा है। नॉर्मली हमारी एनवायरनमेंट में जो बहुत सारे पोलन्स फिर रहे होते हैं, इवन जो डस्ट होती है, ये जो कारपेट के जो गर्दो गुबार होता है, इवन कॉकरोचेज़ होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, घर में जानवर रखे होते हैं, जिन लोगों को उन चीज़ों से एलर्जी हो, मैं और आप अगर उनके दरमियान में रह रहे हैं हमें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को जेनेटिकली उनसे एलर्जी होती है कि उनके जब पोलन, उनके ज़र्रात जब उनके सांस के साथ अंदर जाते हैं तो उनकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका सांस में घुटन महसूस होती है और छाती में से सीटियों की आवाज़ें पैदा होती हैं। जहाँ तक इसका एज का ताल्लुक है, बच्चों में ये पाकिस्तान में तकरीबन 19% विच इज़ अराउंड 20% ये बच्चों के अंदर मौजूद होता है। लेकिन वो जो बड़े होते हैं, सांस की नालियाँ बड़ी होती हैं, तो फिर ये रेशो कम हो गया। एडल्ट्स के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 5% जो पॉपुलेशन है वो अस्थमा और दमा के शिकार है। मेल और फीमेल दोनों इसमें इक्वली इफेक्टिव होते हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मर्द है या खातून है, लेकिन ये बच्चों में 4 गुना ज़्यादा है बड़ों की निस्बत। और ये एलर्जी का दूसरा नाम, फेफड़ों की नालियों का या सांस की नालियों की एलर्जी का दूसरा नाम अस्थमा या दमा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है, तो बच्चे तो जो बुरा एटमॉस्फेयर होता है उससे उनका एक्सपोजर नहीं हुआ होता, फिर भी उनमें जो है सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं और क्या इसका इलाज पूरी उम्र करवाना पड़ता है? डॉक्टर राशिद, अल्लाह करे ऐसे हो कि हमारे बच्चों का बुरे एनवायरनमेंट से या जो बैड एनवायरनमेंट है उससे वाकई एक्सपोजर ना हुआ हो। बात यह है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, आपको उसको पता है कि जो उनका AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का, वहाँ बच्चे भी तो उसी शहर में रह रहे हैं ना। तो जहाँ पे भी बच्चे होंगे, अगर उनका एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर वो उनके अंदर ज़्यादा कॉज करता है बनिस्बत बड़ों के। और जब अगर बड़े भी उसी शहर में, उसी एनवायरनमेंट में, उसी एरिया में रह रहे हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स, पॉल्यूशन का ख्याल किया ही नहीं जाता। हमारे घरों में, देहातों में गर्दो गुबार हो रहे हैं, बगैर पानी उसके छिड़काव के किए जा रहे हैं। अगर मट्टी पड़ी हो तो मट्टी पड़ी है। मैं और आपने कई दफ़ा यूरोप, अमेरिका या मगरबी ममालिक का सफ़र किया है, जो डिफरेंस है उनका वो सिर्फ मट्टी का है, मतलब दीगर फ़र्कों के अलावा एक मट्टी का है। वहाँ पे आप हफ्ता फिर लें बाज़ारों के अंदर, सड़कों के अंदर, आपके जूतों पे गर्द नहीं पड़ती। यहाँ पे आप 10 मिनट के लिए सड़क के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपका चेहरा नहीं पहचाना जाता। और यही वो चीज़ है जो असल में दमा करती है और आपकी सांस की नालियों में एलर्जी करती है। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उनका क्या रोल है? वैक्सीन का इसमें अगर तो आपको ख़ास एक एंटीजन का पता चल जाए कि मुझे इससे एलर्जी है। अब फ़ज़ा के अंदर हज़ारों नहीं लाखों किस्म के एलर्जेंस पाए जा रहे हैं। अगर तो आपको पता चल जाए कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को अंडा खाने से एलर्जी होती है और सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, कुछ लोगों को घास से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ख़ास फूलों से कि मुझे गुलाब से एलर्जी है, तो उसकी जो है ना वो फिर वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे इस्लामाबाद का हमारा NIH का सेंटर है, वो फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ा के आपको उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज कर देते हैं या डिसेंसिटाइज कर देते हैं, उस सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दमा के अंदर कोई कम से कम 1000 से ज़्यादा एलर्जेंस हैं जो आपको इधर से कोई इधर से कोई इधर से आपकी सांस की नालियों में तंगी और घुटन पैदा करता है। तो लिहाजा उसमें जनरली वैक्सीन कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। आप एक के अगेंस्ट कर लेंगे, 2 के कर लेंगे, 10 के कर लेंगे, लेकिन सारे एलर्जन के अगेंस्ट आप कर नहीं सकते। लिहाजा एज सच
बड़ों के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपको अपने एलर्जन का पता है तो फिर वैक्सीन हेल्प करती है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दवाइयाँ खाई जाती हैं उसके बारे में मरीज़ आमतौर पर शिकायत करते हैं कि इससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो मरीज़ है उसको कैसे कायल करेंगे? अच्छा, उसमें कि ये वो है कि अपनी ये दवाइयाँ जारी बहुत इंपॉर्टेंट रख बात है सके। डॉक्टर राशिद आपने पूछी। असल में मसला ये होता है कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि चूंकि ये सांस की नालियों का मसला है ना, अब इसमें दवाइयाँ इनहेलर की शक्ल में सांस की नालियों में फेंकी जाती हैं। मसला हो कि जैसे मैं कहता हूँ तो अपने मरीजों को समझाने के लिए कि मसला आंख में हो ना तो कतरे या दारू आंख में डाला जाता है, कान में हो तो कान में डाला जाता है, जी। जिल्द पे तो जिल्द पे मरहम लगाई जाती है। अब ये चूंकि गर्दो गुबार बाहर से जाती है जिससे सांस की नालियाँ तंग होती हैं, तो इसको भी हमने ऐसी दवाई से ठीक करना है जो आपकी सांस की नालियों के अंदर उतरे। उसके लिए जो अगर मुझसे पूछते हैं, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि इलाज क्या है अस्थमा का, इनहेलर्स इनहेलर्स एंड इनहेलर्स, कि आप वो इनहेलर्स दें कि जो आपकी सांस की नालियों में डायरेक्ट जाके असर करे। अब वो बॉडी में एब्जॉर्ब कम होते हैं, बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट कम डालते हैं, जिससे जो आपने बात कही है कोई दिल की धड़कन ज़रा नहीं ठीक ठाक कम उनसे तेज़ होती है। लिहाजा इलाज दूसरा भी मौजूद है गोली और कैप्सूल की शक्ल में, लेकिन वो आपको तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए, और उसकी वजह से उनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा हैं। तो लिहाजा बेहतर यह है कि उनका इलाज इनहेलर से करवाया जाए और इनहेलर के जो साइड इफेक्ट हैं वो कम होते हैं। अच्छा, आपने इनहेलर का जिक्र किया, लेकिन इनहेलर के बारे में भी जो मरीज़ है वो आम शिकायत करता है, इनहेलर का नाम सुनता जाए या इंसुलिन का तो वो परेशान हो जाता है। जी। वो कहता है कि ये अगर इनहेलर है ये तो अब लग गया, सारी ज़िंदगी जो है इससे पीछा नहीं छूटेगा, तो उसको कैसे कायल? हियर कम्स योर काउंसलिंग पावर कि आप उसको कायल कैसे करते हैं। मुझे जब पहली दफ़ा ग्लासेस लगे ना, तो मैंने भी ये बताता हूँ मरीजों को, मैंने ये डॉक्टर से तो नहीं पूछा था कि मुझे कितनी देर के लिए लग गए हैं। अब मुझे कपड़े मैं नहीं पूछता कि मुझे कितनी देर के लिए लगे हैं। अब वो चीज़ जो मेरी सोशल वेलबींग के लिए और मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, वो मेरी दवाई नहीं, वो मेरी खुराक है। मैं रोटी क्यों खाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ? ताकि मेरी सेहत ठीक रहे। अगर मैं 2 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं खाऊंगा मैं बीमार हो जाऊंगा। लिहाजा जो चीज़ आपकी सेहत को ठीक रखे वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो आपकी खुराक है, वो आपकी फूड है, वो दवाई नहीं है। लग गए तो फिर क्या लग गए। मसला ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं। अब ये है कि इनहेलर जो है इसको अपनी रूटीन का हिस्सा समझे, जिस तरह ग्लासेस को हिस्सा समझा जाता है। तो लिहाजा अगर इससे आपकी ज़िंदगी बहुत बड़े, मैं आपके मतलब एग्जांपल मिसालें दे के समझा सकता हूँ कि हमारे सेलिब्रिटीज़ के अंदर, प्लस हमारे जो एक क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, इयन बोथम, ही वाज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, एस्थमेटिक था, इनहेलर के 2 पफ लेके वो बॉलिंग करवाया करता, लेकिन किसी को पता भी नहीं है। अब आप इसको अगर ये समझ लें कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा और आप 2 पफ सुबह 2 शाम ले लें, बाकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते रहें, बजाय ये कि आप सांस लंबे 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 लेके आप खांस भी रहे और लंबे सांस भी ले रहे हो, अपनी काम भी नहीं कर रहे। तो जो जिसका इलाज है अगर अल्लाह की तरफ से आ गया उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसको रिस्पांस देना है, और जो उसका डॉक्टर ने इलाज बताया वो इनहेलर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आप सारी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारेंगे। अच्छा, जैसे कि शुरू में आपने बताया कि एज़मे का ताल्लुक एलर्जी से है। जी। तो ये एक एलर्जी की डिज़ीज़ है। तो एलर्जी किन किन चीज़ों से होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि इवन रंगों से भी, कि अगर सब्ज़ रंग है तो किसी मरीज़ को उससे एलर्जी होती है। अच्छा, ये एलर्जी ना एक होती है नफ्सियाती एलर्जी, कि बाद को किसी शख्स से एलर्जी होती है, यार तू मेरे सामने ना आया कर, मैंने तो एलर्जी है। वो एलर्जी का ताल्लुक जो है ना वो आपके जज्बात से होता है। लेकिन ये एलर्जी वो एलर्जी है कि वो चीज़ जो आपकी सांस की नालियों के अंदर जाए, और इसको फिजिकली होना चाहिए। वो पोलन्स होते हैं, वो डस्ट होती है, वो इवन आपके जो घर में जानवर रखे होते हैं ना जी, वो भी जब अपनी खाल को ऐसे झड़कते हैं, साफ करते हैं, तो उनके भी ज़रात उड़ के आपके अंदर जाते हैं। इवन कॉकरोचेस है, घर में अगर कॉकरोच ज़्यादा है, आप अपने जो पिल्लोज़ हैं उनको, जो कि उसके अंदर रुई होती है, उसको जब झाड़ते हैं, बेड शीट झाड़ते हैं, तो उससे भी जो गर्दो गुबार उड़ती है, फिजिकली जब आपके अंदर जाएगी तो उससे एलर्जी होगी। यूजुअली कलर्स को देखने से जो है ना, हाँ अगर ताज़ा पेंट करवाया, फ्रेश पेंट करवाया, उसकी जो एक वो स्मेल सी उड़ती है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। लेकिन रंग देखने से या करने से जो इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको लिए फिजिकली किसी चीज़ को आपके अंदर जाना है जो आपको एलर्जी कॉज करे। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए कि क्या ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है? ये बहुत प्यारी बात कही, दिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और इसका जो हल और इलाज है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही हैं जो कि इनहेलर की शक्ल में मौजूद होती हैं। इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगे। बेसिकली जब एलर्जेंस आपके अंदर जाते हैं, एलर्जी के पार्टिकल वो सांस की नालियों में सोजिश पैदा करते हैं। सांस की नालियों का डायमीटर इतना होना चाहिए, वो इतना रह जाता है।
क्योंकि सोजश से मोटी हो जाती हैं। तो हमने उस सोजश को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ख़त्म करना है, जो कि इनहेलर की शक्ल में मौजूद है। अगर वो इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। और जहाँ तक क्रॉनिक का मतलब उससे तो होता है दायमी। अगर आप इसको शुरू में काबू में रख लेंगे, आपको शुरू में अस्थमा का पता चला, प्रॉपर तरीके से इसकी स्पायरोमीट्री इसके टेस्ट का नाम है, जिस तरह ग्लूकोमीटर शुगर के लिए ज़रूरी है, बीपी अपरेटस बीपी को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है जो कि किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास मौजूद होते हैं। हमारे गुलाबदेवी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो करवा के उसके बाद जब आपकी एक तशख़ीस हो जाए तो फिर जो इसकी मुतल्लिका दवाइयाँ वो इस्तेमाल करते रहें, तो फिर ये दायमी नहीं रहती। लेकिन आपको दवाई मुस्तकिल लेनी पड़ती है, लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती है। शुरू में पकड़ ली तो हो सकता है 1 साल या 2 साल के बाद आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो फिर आपको दवाई मुश्किल लेनी पड़ेगी, लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजरेगी। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम दमा के बारे में। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत मालूमाती होगा और आपसे इसको रहनुमाई मिलेगी। FM सेहत ज़िंदगी के स्टूडियो से प्रोग्राम डॉक्टर डायलॉग से अब राशिद खान को इजाज़त दीजिए।